हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम YouTube के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए तत्पर हैं। और उसी तत्परता के परिणाम के रूप में आज हम लोग फिर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं एक नया चैप्टर लेकर, अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और किस तरीके से उन्होंने भारतीय परिवेश को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अच्छा, अंग्रेजों के आने के पहले हमारे भारत की व्यवस्था कुछ और थी, हमारे ग्रामीण परिवेश का ताना बाना कुछ और था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, उसके बाद उन लोगों ने भारत को एक बाजार और एक उत्पादक केंद्र बनाने के चक्कर में यहां का जो पूरा ग्रामीण परिवेश था उसको तहस नहस कर दिया। ग्रामीण परिवेश में 90% आबादी उस समय निवास करती थी और बहुत अच्छे सामाजिक संबंध हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के सारे ताने बाने को कैसे ध्वस्त किया, कैसे किसानों को मजबूरन खेती की क्रिया छोड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया, तो ये सारी कहानी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और अंग्रेज भारत में आकर के उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि हमारी जो ये यूट्यूब की मुहिम है, ये इसलिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचे जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनको ये लगता है कि हमारे पास कंटेंट की कमी है, हमारे पास पर्याप्त कंटेंट नहीं है, हम कैसे एग्जाम को टॉप कर पाएंगे, हम कैसे आगे कुछ कर पाएंगे। उन बच्चों के लिए रामबाण है ये क्लासेस। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आपने अगर पढ़ लिया तो आपको आगे भी इसे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि और बच्चे जो इसकी तलाश में हैं वो भी इसको पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें। तो लाइक भले से ना करिए, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन शेयर बिल्कुल करिएगा, जिससे कि ये पूरे उन बच्चों तक पहुंच जाए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है और इनका भविष्य बदल सकता है। आपका एक शेयर जो है वो कई बच्चों के भविष्य का निर्णायक बन सकता है। इसलिए इसमें मत चूकिए। सबसे अच्छा, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य यही है जो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उपनिवेशवाद और देहात। पहले तो हम इस उपनिवेशवाद का मतलब समझेंगे कि भाई ये उपनिवेशवाद होता क्या है, और फिर हम समझेंगे देहात। इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, सारी कहानी हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, पहली बात क्या है, देखो, जैसे हमने एक शब्द आपके सामने लिखा, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद तो एक विचारधारा हो गई। उपनिवेशवाद दरअसल बना है उपनिवेश से। किससे? उपनिवेश। और जब हम उपनिवेश की बात करेंगे तो हम औपनिवेशीकरण भी देखेंगे। औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण। तो देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन काल के बाद, आपने विश्व इतिहास में पढ़ा होगा, वहां पर बहुत सारी खोजें होने लगी और बहुत मतलब वो लोग एडवांस हो गए, काफी आधुनिक हो गए, और वो लोग पहले से मजबूत थे। तो उन्होंने दुनिया के क्षेत्रों को कब्जे में करने का एक प्रयास किया। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने क्या किया, जैसे ये पूरी दुनिया हम मान लेते हैं और इसमें बहुत सारे देश हैं, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई नॉर्मल है। तो होता क्या है कि जब कोई ताकतवर देश, जब कोई ताकतवर देश किसी अन्य देश पर क्या अपना अधिकार कर लेता है, यानी ताकतवर देश के द्वारा किसी अन्य देश पर अधिकार कर लेना और वहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी शक्तियों को हथिया लेना, यही क्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। जो ताकत किसी दूसरे पे कब्जा करती है उसको औपनिवेशिक ताकत कहते हैं, और जिस पर कब्जा किया जाता है उसको उपनिवेश कहते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को उपनिवेश, औपनिवेशीकरण और इस विचारधारा को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे इसको अल्फाज में लिख देते हैं, मतलब अच्छी तरह से इसको हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी
समझने में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे ये उपनिवेशवाद किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, ठीक है, जब किसी शक्तिशाली देश या शक्ति के द्वारा किसी कमजोर और विखंडित राष्ट्र पर पूरी तरह अधिकार कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण, अंग्रेजी में कोलोनियलाइजेशन तथा इस विचारधारा को उपनिवेशवाद, अंग्रेजी में कोलोनियलिज्म कहा जाता है, ठीक है। जिस देश पर कब्जा किया जाता है, जिस देश पर कब्जा किया जाता है उसे उपनिवेश कहा जाता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनी। ये तो हो गई आपकी परिभाषाएं, किसकी किसकी, एक तो आपके औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये तो आपका औपनिवेशीकरण हो गया, ठीक। दूसरा उपनिवेशवाद, ये आपका उपनिवेशवाद हो गया, और तीसरा इसमें बात थी उपनिवेश किसे कहते हैं, वो ये हो गया। और इसमें याद रखिए शक्तिशाली देश क्या कर लेता है, कमजोर और विखंडित देश इस पर क्या कर लेता है, पूरी तरह जब अधिकार कर लेता है तो इसी पूरी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उस समय यूरोप के तमाम देशों ने दुनिया के देशों को अपना गुलाम बनाया, लेकिन हमें पूरी दुनिया से क्या लेना देना, हम तो अपने भारत के बारे में समझेंगे। तो आज जरा भारत की यात्रा देखते हैं कि भारत और उपनिवेशवाद का क्या संबंध रहा है। तो यहां पे हम एक हेडिंग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं, और फिर हम इसको कई चरणों में, हम इसको एक दो चरणों में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक हेडिंग लेते हैं पहले, हाँ चलिए, तो एक पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं और इसमें फिर हम अपनी बात को लिखेंगे। हाँ ये हो गया। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक पॉइंट लेंगे, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद और भारत,
है ना, उपनिवेशवाद और भारत। अब मसला यह है कि जरा हम ये समझें कि ये भारत और उपनिवेशवाद का क्या संबंध है भाई। हमारे अध्याय में ये चैप्टर क्यों, हमारे सिलेबस में चैप्टर क्यों जोड़ा गया भाई। बड़ी आसान सी बात है, सबको पता है कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजों ने भारत के साथ जो किया उसी को उपनिवेशीकरण कहते हैं, वही विचारधारा है, तो इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि भारत कैसे अंग्रेजों के चंगुल में पहुंचा। देखो, ये साल है 1608, ठीक है। जिस समय भारत अंग्रेज जो है भारत में आते हैं, अंग्रेज का मतलब हमारा यहां से है इंग्लैंड के लोगों का, ठीक है। देखिए, एक इंग्लैंड की क्या थी। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको जरा और बता दूं, ठीक है भाई। यहां पे क्या है कि इस समय कौन है, अगर हम शासन की बात करें तो इस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जो शासन है वो किसका है, जहांगीर का है। किसका है, जहांगीर का है। और ये मुगल शासन है, मुगल शासन। अच्छा, तो भारत में जो शासन है वो जहांगीर का है। अब कहानी सुनो। अब कहानी ये है, ठीक है, कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी। कौन, इंग्लैंड की एक कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी। और इस कंपनी का भैया नाम क्या था, इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलो सारे लोग भैया, क्या नाम था, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, ये क्या हुआ, ये 1608 में भारत आए। कब आए भैया, बोलो सारे लोग, कब आए, ये 1608 में भारत में आए। भारत में सूरत में आए, सूरत मतलब गुजरात में, सूरत में आए। और दरअसल आया कौन था, आया था, एक नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस रिप्रेजेंटेटिव बनकर के आया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अच्छा, अब मुगल साम्राज्य था इस समय, जहांगीर राजा थे, तो कोई भी मुंह उठा के भारत में तो नहीं आ सकता भाई। आने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी कि हुजूर क्या हम आपके यहां व्यापार कर सकते हैं, क्या हम आ सकते हैं। यह आज्ञा लेने के लिए वहां से एक व्यक्ति भेजा गया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जाता है दरबार में, किसके, जहांगीर के। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस जो है, मैं नाम लिखे दे रहा हूं, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है, यह साल है 1608। और इसको फारसी भाषा बड़ी तगड़ी आती थी। ये गया और इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात करी, तुर्की भाषा में बात करी। जहांगीर बड़ा प्रसन्न हो गया और जहांगीर ने कहा ठीक है, जाओ तुम अपना यहां पे व्यापार वगैरह करो। तो अब क्या हुआ कि यहां पे भारत में क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको हम EIC के नाम से लिखेंगे। इसका सीधा सा मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 से यहां पे व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। 1608 से भारत में इसका व्यापार जो है शुरू हो गया, व्यापार प्रारंभ हो गया, ठीक भाई, व्यापार प्रारंभ हो गया। धीमे धीमे व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को लगने लगा कि भारत में कोई एक सत्ता नहीं है। मैंने परिभाषा में एक शब्द यूज किया है, विखंडित। यह देखा गया कि भारत में बहुत सारी रियासतें हैं, बहुत सारे राजा हैं। और जैसे आज हम लोगों के साथ है कि अगर कन्याकुमारी में कुछ होता है तो हमारा जो खून है वो खौल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये जो राज्य थे ये आपस में एक दूसरे को मार डालने के लिए तत्पर रहते थे। अंग्रेजों ने यहां देखा कि यार यहां पे एकजुटता नहीं है, और अगर कहीं पे एकजुटता नहीं है तो वहां के लोगों को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। एक बात तो ये बात अंग्रेजों को समझ में आई, लेकिन ये बात भारतीय राजाओं को कभी भी समझ में नहीं आई। भारतीय राजा हमेशा एक दूसरे से लड़ने में ही लगे रहते थे। इस बात को अंग्रेजों ने महसूस किया
कि दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी हमेशा बंदर मान ले जाता है। तो यहां पे बंदर है ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बिल्लियां कौन है? राजा, आपस में लड़ते रहते थे। खैर, अच्छा, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजों ने तकरीबन 1608 से और कोई 150 सालों तक केवल व्यापार किया। क्या किया? व्यापार किया। अच्छा, उस समय जो भारत था, अगर हम आपके भारत की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो मैं एक नक्शा ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ईश्वर ने चाहा तो नक्शा मेरा काफी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार बहुत प्रैक्टिस की है नक्शा बनाने की। ठीक है, तो ये नक्शा खैर ईश्वर की कृपा से ठीक ही बना जा रहा है। ये आपका नक्शा बन गया भारत का। ये एक इलाका है पूरा, उस समय ये पूरा इलाका है, और इसको हम कहते थे बंगाल। क्या कहते थे भैया? बंगाल। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं कि उस समय का पूरा भारत एक तरफ और बंगाल एक तरफ, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो बंगाल है, यहां पे एकदम टॉप क्लास की खेती होती थी। क्या होती थी? टॉप क्लास की कृषि। क्यों कृषि होती थी? यहां पे गंगा का सुंदरवन का डेल्टा है, यहां पे कई सारी नदियां हैं। दूसरा, कलकत्ता, ये जो आपका बंगाल है, ये भाई समुद्र का तट है, यहां पे पूरा हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, यहां पे सबसे टॉप क्लास का व्यापार होता था, और ये सबसे धनी राज्य हुआ करता था किसी जमाने में। अगर हम ये कहें कि उस समय बंगाल जो था, कौन? उस समय बंगाल जो था वो भारत का दिल था। बोलो भैया, क्या था? भारत का दिल था। तो अंग्रेजों ने इधर कई सारे राज्यों में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया। फिर अंग्रेजों को लगने लगा, तकरीबन 150 साल जब गुजर गए व्यापार करते करते, तो अंग्रेजों ने खूब पैसा भी बना लिया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि यार, अगर बंगाल अपने हाथ में आ जाए तो काम हमारा बन जाएगा। लेकिन बंगाल को कब्जे में करना इतना आसान तो नहीं था। अच्छा भाई, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने करी, फिर उसका दामाद सरफराज खान, और उसके बाद होते करते फिर अली वर्दी खान आया, और अली वर्दी खान के बाद एक राजा यहां का बना, और उस राजा का नाम था, जो नवाब था, बंगाल का नवाब जो बना, उसका नाम था सिराजुद्दौला। ये कब बना? 1756 में। यहां के जो नवाब बने, कौन? यहां के जो नवाब बने, इनका नाम था नवाब सिराज उद दौला। सिराजुद्दौला इनको पूरा कहते हैं, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला यहां 1756 में नवाब बने। अच्छा, अंग्रेजों को लगा कि चलो भाई, देखते हैं बंगाल में भी थोड़ा बहुत हरकतबाजी करते हैं। खैर, अब अंग्रेजों का जो रुख हुआ, यानी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी इधर इधर उधर वरना हाथ मार रही है, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरों पे बंगाल चढ़ गया। क्यों? क्योंकि बंगाल पे कब्जा करने का मतलब था कि आपने पूरा भारत कब्जा कर लिया। ठीक, लेकिन बंगाल पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचिए यहां पे, तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, कि हम तो व्यापारी हैं साहब, खरीदेंगे बेचेंगे। लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब थी, राजा इतना ज्यादा आपस में लड़ते थे, कि अंग्रेजों को लगा कि यहां पे लोगों को अपना गुलाम बनाना बहुत आसान है। क्यों? अगर हम किसी राजा को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, तो दूसरा राजा हमारे साथ युद्ध नहीं करने को तैयार है, दूसरा राजा हमारी मदद करने को तैयार है। अगर हम बंगाल वाले पे हमला कर रहे हैं, तो बिहार वाला हमारी खिलाफत नहीं करेगा, हमारी मदद करेगा। तो राजा आपस में लड़ते रहते थे, रजवाड़े जो होते थे, और इन्हीं आपस की लड़ाइयों को अंग्रेजों ने अपने लिए बहुत बेहतरीन मौका समझा। क्या समझा? कि भाई ये मौका है, इसको भुना लो और इन लोगों पर कब्जा कर लिया जाए। खैर, अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जब बंगाल की तरफ रुख किया, तो अंग्रेजों ने जब बंगाल की तरफ रुख किया, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है,
तुम व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार करो, हमें क्या ऐतराज है। खैर, तो जब अंग्रेज बंगाल की तरफ आए तो अंग्रेजों ने बंगाल में एक अपनी फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री मतलब जहां पे इनके कामगार सब रहते थे, और इस फैक्ट्री को नाम दिया, क्या नाम दिया, इस फैक्ट्री को नाम दिया फोर्ट विलियम। क्या नाम दिया भैया, इस फैक्ट्री को नाम दिया फोर्ट विलियम। तो यहां पे एक फोर्ट विलियम नामक इन्होंने अपना एक कार्यालय बनाया, एक कोठी बनाई, एक महल बनाया, ऐसे करके। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा था कि देखो तुम व्यापारी हो, तुम एक यहां पे अपनी जगह बना लो, हमें कोई एतराज नहीं, व्यापार करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं उन शर्तों को मान के आपको व्यापार करना होगा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपकी शर्तों पे व्यापार करेंगे। अंग्रेज तो केवल भारत में घुसना भर चाह रहे थे। खैर, होता क्या है कि जब अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने इजाजत दे दी कि भाई ठीक है, जाओ तुम व्यापार करो, हमें क्या एतराज है, बहुत अच्छी बात है, और जाओ अपने कार्यालय बना लो, तो अंग्रेजों ने अपना कार्यालय बनाया और उस कार्यालय का नाम रखा फोर्ट विलियम। लेकिन यहां पे एक चीज आती है, किलेबंदी। दरअसल किलेबंदी एक ऐसी चीज है कि अपने घरों को बाउंड्री से कैद करना, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें अपने घर के किनारे उठवा लेना। सिराजुद्दौला के समय में बंगाल में यह नियम था कि केवल किलेबंदी राजा के महल की हो सकती है। अगर राजा महल बनाए तो राजा के महल को ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हमला होने का खतरा है, बाकी किसी को क्या खतरा है। खैर, अब क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने इनसे कहा था कि जाओ कोठी ओठी बनाओ अपनी, जो बनाना है, फैक्ट्री एक्ट्री, हमें कोई एतराज नहीं है, यहां पे इनके फैक्टर्स कामगार रहते थे। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो यहां पे फोर्ट विलियम नामक ये बनाया, इसकी करने लगे किलेबंदी। अब जब किलेबंदी करने लगे तो यह बात सिराजुद्दौला को पता चली, तो सिराजुद्दौला ने कहा भाई किलेबंदी की क्या आवश्यकता है, ये तो गड़बड़ है मामला, इसका मतलब इस साले जो है कोई योजना बना रहे हैं। सिराजुद्दौला ने आदेश भिजवाया अंग्रेजों के पास कि खबरदार, जो आप ये अपनी जो अपना कोठी बनाए हो, जो अपना ये एक ऑफिस बनाए हो, इसके किनारे किनारे जो आप ये किलेबंदी कर रहे हो, इसको आप बंद कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी। अब सिराजुद्दौला नवाब आदमी था, उसको लगा अच्छा ये बात, अच्छा, ये सारी बातें होती रहीं, और इसी तरीके से धीमे धीमे अंग्रेजों का और सिराजुद्दौला का जो आपस में टकराव है वो बढ़ता गया। अच्छा, अंग्रेजों को एक बात लगती थी, क्या? अंग्रेजों को लगता था कि हम अकेले सिराजुद्दौला से निपट नहीं पाएंगे, अगर डायरेक्ट हम इससे लड़ाई लड़े तो हमारी हार हो जाएगी। अंग्रेजों ने दिमाग लगाना शुरू किया, और दिमाग लगाते 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 उनको एक आदमी मिल गया, और उस आदमी का नाम था मीर जाफर। कहानी समझो कायदे से, एक नाम था मीर जाफर, और जो मीर जाफर था ये सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था। ये क्या था? ये सिराज की सेना का, ये जो सिराज मीर जाफर था, सिराज की सेना का सेनापति था, चीफ कमांडर था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया, और मीर जाफर को कहा कि मीर जाफर ऐसा है, सिराजुद्दौला को खत्म करवाओ, और इसके बाद बंगाल की गद्दी हम तुमको सौंप देंगे, और तुम अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे, क्या दिक्कत है। मीर जाफर गद्दारी कर गए। और भी लोग हैं, राय दुर्लभ भी हैं, और क्या कहते हैं, जगत सेठ भी हैं, और क्या कहते हैं, और 2-3-4 लोग हैं, सब गद्दारी पे उतर आए। अब क्या हुआ, इधर सिराजुद्दौला को लग रहा था कि अंग्रेज ज्यादा मतलब अपना दिमाग दिखा रहे हैं, इसलिए होता यह है कि 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को बक्सर के पास बिहार में एक जगह पड़ती है प्लासी। प्लासी में सिराजुद्दौला की सेना और इधर अंग्रेजों की सेना आमने सामने आ गई। अब इस युद्ध में जब सेनाएं आमने सामने आने को हुई, तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के मेन सेनापति थे, ये तो बिक चुके थे, ये तो गद्दारी कर गए थे। इसलिए क्या हुआ कि इस युद्ध में लड़ाई हुई ही नहीं। मीर जाफर गद्दारी कर गया था, सेना लाया ही नहीं, सेना उतरी ही नहीं, और इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, मार दिए गए सिराजुद्दौला। जब मार दिए गए, मीर जाफर यहां के शासक बन गए।
लेकिन मीर जाफर तो अंग्रेजों की कठपुतली थे। अब अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। पर्सिवल स्पीयर एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब यहां पे लूट का काल चालू होगा, और के एम पंडिकन ने भी यही कहा कि बंगाल में अब लूट की रात चालू होगी। अब अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया और धीमे धीमे इनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। अब अंग्रेज व्यापारी नहीं, अब अंग्रेज शासक बन गए, बंगाल के शासक बन गए। यहीं से भारत को उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो ये जो प्लासी का युद्ध है, ये बड़ा निर्णायक युद्धों में से है। ठीक है, तो ये 1608 से व्यापार प्रारंभ की। उसके बाद क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यहां पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। धीमे धीमे बात आगे बढ़ती है और यहां पे फिर एक और युद्ध होता है। अच्छा, ये प्लासी का युद्ध था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध अगर हम आपको बताएं तो प्लासी के युद्ध के बारे में भी आप जानते रहिए। ठीक है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो हो सकता है इससे भी कभी क्वेश्चन आ ही सकता है, आधुनिक भारत की बात है, क्या पता। प्लासी का युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 23 जून 1757 को। और कहां पे हुआ था? बिहार के प्लासी नामक जगह पे, बिहार के प्लासी नामक स्थान पर। किसके किसके बीच में था ये? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, और इसमें नवाब सिराजुद्दौला की सेना का कौन करा? इधर कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और परिणाम इसमें यह हुआ, इसमें परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला बेटा हार गए। क्या हुआ? सिराजुद्दौला क्या हुआ? इसमें हार गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और यहीं से क्या हुआ? इसी युद्ध के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीतिक शक्ति बन गई, और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। उसके बाद में अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जो मीर जाफर से गद्दारी किए थे, मीर जाफर जो उनके सेनापति थे, तो मीर जाफर को बिठाया गया गद्दी पर। और मीर जाफर तो अंग्रेजों के स्वामी भक्ति में ही उनका जीवन रहता था। और चूंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नवाब थे, अंग्रेजों ने इनको गद्दी पे बिठाया था, इसलिए
कहते हैं कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को लूट लिया था। मीर जाफर के घर के पर्दे तक उखाड़ ले गए थे अंग्रेज। मीर जाफर का एकदम दिमाग ठिकाने लगा दिया। हालांकि मीर जाफर बाद में बहुत पछताए होंगे कि हमने गद्दारी करके गलती कर दी, लेकिन वही बात है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बात पहले आपको सोचनी चाहिए थी। अब क्या होता है, खैर इसके बाद क्या हुआ कि एक और शासक हुआ जिसका नाम था, ठीक है, एक और शासक हुआ जिसका नाम था मीर कासिम। तो एक और युद्ध होता है बंगाल में, ठीक है, बक्सर का युद्ध। एक और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बाद तो सारी कहानी पलट गई। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में, और यह भी बिहार में हुआ था, बिहार के बक्सर में, जैसा कि इसका नाम है। और एक तरफ कौन था, मीर कासिम, एक तरफ कौन थे, मीर कासिम, और इन्हीं के साथ सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा इसको, शाह आलम द्वितीय। ये कौन थे, मीर कासिम, बंगाल के नवाब, मीर जाफर के दामाद थे नवाब। सुजाउद्दौला कौन थे, अवध के नवाब। और ये कौन थे, मुगल बादशाह, पूरे भारत के बादशाह, मुगल बादशाह। इन तीनों लोगों की सेना, ठीक है, और वर्सेस कौन था, अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, सेनापति कौन, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक। हेक्टर मुनरो ने अपने अकेले के दम पे प्लासी का युद्ध जीत लिया। क्या हुआ, इसने ये वाला युद्ध क्या किया, इसने ये वाला युद्ध जीत लिया। क्या हुआ, जीत लिया। और ये लोग क्या हुए, ये सब हार गए। क्या हुआ, हार गए। और इसी के बाद क्या हुआ, ये जो बक्सर का युद्ध है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीतिक स्वामी बन गई और अब यहां से पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया और इसी के साथ पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब वो पूरे भारत में कुछ भी कर सकते थे, उन्हें कोई एतराज नहीं था। तो मैं आपसे कहना यह चाह रहा था, यह सारी कहानी इसलिए कि अंग्रेज आए थे व्यापार करने और धीमे धीमे उन्होंने क्या किया, एक 1757 और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद ये बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, है ना। और बक्सर का युद्ध में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता साबित हुई। और इसका परिणाम क्या हुआ, इन दोनों युद्धों का, इन दोनों युद्धों का परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सहित पूरे भारत की स्वामी बन बैठी और इन शॉर्ट अगर हम कहें कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। भारत अंग्रेजों का भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो इस तरीके से भारत में क्या हुआ, इस तरीके से भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। तो आपका ये हो गया, ये हो गया। आप युद्ध जरूर देखिएगा इनको सबको, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, ये सारी वही बातें हैं जो हमने अभी आपको समझाई हैं। तो थोड़ा बहुत सहारा आप यहां से भी ले सकते हैं। ये देखो प्लासी का युद्ध बाकायदे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हम इसके आगे आपको कुछ टैक्सेशन की बात बताएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आगे अब हम आपको ये दिखाएंगे, देखो हमने आज आपको यह बताया कि अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कैसे किया, ये तो बात हो गई। अब कब्जा करने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए,
जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है, जो हमारी बेटा नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास वो हमारी इस बात पे डिपेंड होगी कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे बदला। अंग्रेजों ने भारत के ग्रामीण समाज को कैसे बदला। तो ये तो बात ठीक है। एक प्रश्न लिख लीजिए हमारी तरफ से और इसको लिख के अपना जो है लाइएगा, हमको कहीं भेजिए। आप लिखिएगा प्लासी और बक्सर के युद्धों को समझाइए। ये आपका क्या है, ये आपका गृह कार्य है। क्या है आपका गृह कार्य है। लेखन कार्य भी करते चलिए और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। फिलहाल इसको शेयर करिएगा। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे कि अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई कि उन्होंने पूरे भारतीय देहात को, मतलब ग्रामीण समाज को बदल के रख दिया। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल का भी ख्याल रखिए। दोनों लोगों का ख्याल रखिए। आप भी चलिए, उसको भी लेके चलिए। और ख्याल रखना है हमें पूरे बिहार का, पूरे बिहार के उन बच्चों का जिन्हें इस क्लास की बहुत जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।